हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संघीय शासन। तो संघीय शासन की संरचना की हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हम दूसरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय शासन, और ये इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा। तो देखो, भारतीय संघीय शासन, तो भारत में कैसे शासन को अपनाया गया है? एकात्मक शासन को तो नहीं अपनाया गया है, संघीय शासन को अपनाया गया है। और प्रीवियस क्लास में मैंने एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, अमेरिका की संघीय शासन व्यवस्था और कनाडा की संघीय शासन व्यवस्था को पढ़ा दिया है। तो जो लोग नए आ रहे हैं पहले वो क्लास कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आएंगे। तो देखो, भारतीय संघीय शासन, तो भारतीय संघीय शासन मतलब कि संघीय शासन को भारत में अपनाया गया है। तो क्यों अपनाया गया? क्योंकि संघीय शासन कहाँ पर अपनाया जाता है? जहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है और जहाँ पर सामाजिक विविधता होती है, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता होती है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और यहाँ पे तो काफ़ी विविधता है, विविधतापूर्ण देश है हमारा। यहाँ पे कई तरह की भाषाएं हैं, प्रथाएं हैं, संस्कृति है। एक शहर दूसरे शहर से भिन्न है, एक राज्य दूसरे राज्य से भिन्न है, एक गांव दूसरे गांव से भिन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है। तो देखो, तो संघीय शासन ऐसे क्षेत्रों में अपनाया जाता है, क्यों? ताकि सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जा सके और प्रशासनिक एकता को बनाया रखा जा सके। तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जिससे सांस्कृतिक विविधता बनाए रखी जा सकती है और प्रशासनिक एकता भी बनाई जा सकती है? देखो, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भारत का क्षेत्र तो बड़ा है। अब इस क्षेत्र में अगर हम एकात्मक शासन प्रणाली लाएंगे तो एक ही केंद्रीय सरकार होगी। एकात्मक शासन प्रणाली में तो एक ही सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, और स्थानीय सरकार उसके अधीन होती है। तो और पावर स्थानीय सरकार के पास होता नहीं है। तो अगर भारत में अगर हम एकात्मक शासन लाते तो हमारी एक ही सरकार होती, केंद्रीय सरकार, दिल्ली। अब पूरे देश का जो समस्या है उस किसको देखना पड़ता? तो दिल्ली सरकार को। अब हमारे देश में इतनी विविधता है और जितनी विविधता उतनी समस्याएं उत्पन्न होगी, अलग अलग तरह के लोगों की समस्याएं होंगी। तो अब सबको कौन डील करेगा? तो दिल्ली। विधि भी कौन बनाएगा? तो दिल्ली सरकार बनाएगी। कानून सबके लिए वही बनाएगी। अब एक जगह से पूरे देश के लिए कानून, विधि, सारा कुछ बनेगा। अब सबका प्रॉब्लम उसी को देखना है तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही, साथ में लोगों के साथ भी होगी। अब लोग, जिसको जो प्रॉब्लम होगा सबको हर स्टेट से दिल्ली पहुंचना होगा। तो प्रॉब्लम तो था, समस्या तो था इसमें लेकर। दूसरा क्या था कि देखो, अब दिल्ली सरकार क्या करेगी कि कोई चलो विधि बनाती है जिसमें वो बोलती चलो हिंदी को हम प्रोत्साहित करेंगे। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं होंगे उनके लिए तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब लोकतंत्र में तो हमें सबकी संस्कृति का संरक्षण करना है, सबकी भाषा का सम्मान देना है, सबकी भाषा का संरक्षण करना है। तो समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए भारतीय सरकार ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। अब संघीय शासन व्यवस्था की देखो 4 मुख्य विशेषताएं हैं। जहां भी इस संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा वहां पर ये 4 विशेषताएं मुख्य तो रहेंगी ही रहेंगी। पहली क्या? तो लिखित और सर्वोच्च संविधान होगा उस देश में। दूसरा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। शक्तियों का विभाजन किया जाएगा तो मैंने बताया था कि संघीय शासन में क्या किया जाता है, 2 सरकार को बांट दिया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। अब राज्य सरकार अपने राज्य को देख रही है, राज्य की समस्याओं को सॉल्व कर रही है, और केंद्र सरकार के पास भी अपनी पावर है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पावर का शेयरिंग किया जाता है, शक्तियों का विभाजन इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात की जाए संघीय शासन में, वो क्या है? शक्तियों का विभाजन। कि यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाता है और दोनों अपने अपनी जगह पे स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि राज्य केंद्र के अधीन होगा, बिल्कुल भी नहीं, दोनों अपने अपने जगह पे स्वतंत्र है। क्योंकि इनको शक्ति कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। जैसे कि एक रूम है, वहाँ 2 रूममेट्स हैं और दोनों के बीच काम को बांट दिया गया है, दोनों अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब लेकिन कभी कभी ऐसा तो होता ही है कि विवाद तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो जब विवाद उत्पन्न होगा उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है। अब चौथा जो इसकी विशेषता ये है कि देखो, राज्य सरकार राज्य में काम कर रही है पर उनका संघ में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा? उच्च सदन होगा, जैसे भारत में राज्यसभा। तो जो भारत की संघीय की देखो, अब क्या हो गया कि केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, तो हर राज्य अपनी अपनी भाषा को प्रोत्साहित करे, हर राज्य अपनी अपनी संस्कृति का संरक्षण करे। तो इससे क्या होगा? प्रशासनिक एकता भी बढ़ेगी और सभी की सांस्कृतिक जो विविधता भारत में है
उसका क्या होगा, संरक्षण हो जाएगा, सभी की भाषाओं का सम्मान हो पाएगा, सभी की प्रथाओं का सम्मान हो पाएगा। तो इसीलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। अब जिस देश में भी संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी 4 विशेषताएं तो होंगी ही होंगी, लेकिन अब क्या है कि अमेरिका का जब मैंने आपको संघीय शासन व्यवस्था पढ़ाया था और कनाडा का संघीय शासन व्यवस्था पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि अमेरिका में क्या था कि 50 राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन कनाडा में क्या है कि कनाडा में पहले एक केंद्रीय सरकार ही थी, ठीक है, अब उस केंद्रीय सरकार से अनेक राज्य बने और अमेरिका में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है और कनाडा ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। शक्ति का विभाजन तो दोनों जगह होगा, या जहाँ जहाँ संघीय शासन है शक्ति का विभाजन होगा, बस फर्क इतना पड़ेगा कि किसको हम कितनी शक्ति दे रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में राज्य और संघ के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो बहुत ही इक्वल है, ठीक है, ज़्यादा उसमें भेदभाव नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। और कनाडा में क्या किया जा रहा है कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी जा रही है, केंद्र यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि कनाडा का ये कहना है कि हम यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे, हमें फेडरल शब्द का हम प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कनाडा का जो संघ है वो राज्य के समझौता का परिणाम नहीं है। कनाडा का कहना है कि देखो अमेरिका का जो संघ है वो राज्य के समझौते का परिणाम है, 50 राज्य आपस में मिलकर समझौता करते हैं और एक केंद्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन कनाडा का कहना है कि देखो हमारा जो संघ है वो किसी भी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है और हम संघीय शासन तो लाएंगे, ठीक है, हम संघीय शासन लाएंगे, शक्तियों का विभाजन करेंगे, लेकिन वो शक्ति ये कहाँ पर ज़्यादा देगा, केंद्र को ये ज़्यादा शक्ति देगा कनाडा, ठीक है। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में मैंने बताया है कि 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा अमेरिका में भेदभाव आपको देखने नहीं मिलेगा, इक्वलिटी है वहाँ पे संघ और राज्य के बीच है और राज्य के बीच भी वहाँ पे समानता मिलेगा। तो ये सारे मैंने बातें बताई हैं प्रीवियस क्लास में, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। तो भारत ने क्या किया है, भारत किसके संघीय शासन से प्रभावित हुआ है, तो भारत भी कनाडा के संघीय शासन से प्रभावित है, क्योंकि भारत में भी क्या है, यूनियन शब्द का प्रयोग है। आर्टिकल 1 में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो भारत में क्या है, भारत में भी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, राज्य से पावर शेयरिंग है, संघीय शासन है, पावर शेयरिंग है, परंतु केंद्र के पास भारत में भी क्या है, ज़्यादा शक्ति दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाकर रखा गया है। तो अभी हम देखेंगे अमेरिका और भारत के संघीय शासन में आखिर क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो अगर हम संघीय शासन की बात करें तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है, तो शक्ति के विभाजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो देता है वो देता है अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच बिल्कुल इक्वल शक्तियों का विभाजन किया गया है। हाँ, लेकिन अब राज्य ने मिलकर केंद्र को बनाया है तो थोड़े से अपने पास तो ज़्यादा पावर वो रखेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर केंद्र के पास 48 पावर है तो राज्य के पास 50 पावर है, इस तरह का यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है राज्य के अकॉर्डिंग। तो पहला डिफरेंसेस तो ये हो गया। तो देखो संघीय शासन में जो 4 मूल विशेषताएं हैं, जैसे लिखित और सर्वोच्च संविधान, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उच्च सदन, ये तो दोनों जगह ही रहेगा, जहाँ जहाँ संघीय शासन है वहाँ रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अब क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, वो अब हम देखते हैं। तो देखो पहले जब हम बात करें तो देखो भारत में क्या है, 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, और इन तीनों सूची के माध्यम से राज्य और केंद्र के बीच हम क्या करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके वर्णन संविधान में नहीं होता, तो ऐसे विषय के बारे में विधि बनाने का अधिकार हमारे यहाँ किसे है, तो हमारे यहाँ केंद्र को है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे पास केंद्र को दी गई हैं और अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्य को मिली है, क्योंकि मैंने बताया था कि राज्य थोड़ा सा अपने पास ज़्यादा शक्ति रखा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं राज्य के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस है, यहाँ पे थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। अब क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता और संघ की अलग, और हमारे यहाँ एकल नागरिकता है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम, अगर मैं झारखंड में रहती तो मुझे झारखंड की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और संघ की भी। हमारी यहाँ एक ही नागरिकता है, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, वित्तीय निर्भरता, जिसमें राज्य शक्तिशाली है अमेरिका में और हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली। देखो अमेरिका में क्या था ना कि जितने विषय राज्य संभाल सकता था वो सब अपने पास रखा है, और जिस विषय को वो अलग नहीं कर सकता था केंद्र से, उसने क्या किया, उसे ही केंद्र को दिया है। जैसे कि रक्षा हो गया, रेल हो गया, तो इस विषय को राज्य अलग नहीं कर सकता। रेल सिर्फ एक ही राज्य में थोड़ी चलती है, वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। तो अब क्या है, तो ऐसे ही विषय को उसने कहाँ दिया, तो ऐसे ही विषय को उसने दिया है संघ को, जिस विषय को वो अलग नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, राज्य के पास क्या है कि राजस्व का जो स्रोत है वो ज़्यादा है, और हमारे यहाँ वित्तीय निर्भरता में क्या है, केंद्र के पास क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि केंद्र के पास राजस्व के स्रोत ज़्यादा है, हमारे यहाँ राज्य के पास कम है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ केंद्र क्या करता है, राज्य को अनुदान भी देता है। तो वित्तीय निर्भरता में केंद्र शक्तिशाली है भारत में। अब क्या है, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है और हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। अब अमेरिका में राज्य का अलग न्यायपालिका, संघ का अलग न्यायपालिका, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, न्यायपालिका एक ही है। फिर अमेरिका में क्या है कि राज्य के लिए पृथक सेवक है और संघ के लिए पृथक सेवक है, ठीक है। राज्य के अलग सेवक, संघ का अलग सेवक। राज्य के लिए अलग, जैसे कि अगर आईएएस का एग्ज़ाम है तो राज्य का अपना और संघ का अपना। और हमारे यहाँ क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा है मतलब इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य के ये सेवक राज्य के अंतर्गत नियुक्त होंगे, लेकिन नियंत्रण किसका होगा, इस पे संघ का होगा। और इसके माध्यम से संघ क्या करेगी, राज्य पे एक प्रभावी नियंत्रण अपना स्थापित कर लेगी, ठीक है। अब अमेरिका में देखें तो अमेरिका में क्या अलग अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान और संघ का अलग संविधान। और हमारे यहाँ एक ही संविधान है, ऐसा थोड़ी है कि एक स्टेट का हमारे अलग संविधान है फिर भारत का अलग संविधान है, नहीं, हमारे यहाँ एक ही संविधान है, भारत का संविधान, ठीक है। राज्य और संघ का अलग अलग संविधान नहीं है। अमेरिका में क्या है, राज्य के जो गवर्नर हैं तो वहाँ की जो राज्य की जनता है वो निर्वाचित करती है। राज्य के गवर्नर को राज्य की जनता चुनेगी, पर हमारे यहाँ राज्य के गवर्नर को कौन चुनता है, तो हमारे यहाँ राज्य के गवर्नर को संघ चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ आपातकाल के समय क्या किया जाता है, जो भी विधि होती है राज्य सूची के, और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उन पर भी विधि कौन बनाता है, फिर संघ बनाएगी। आपातकाल के दौरान संघ की शक्ति में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, और राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि विधि फिर कौन बनाती है, संघ ही बनाती है, ठीक है। साथ ही हमारे यहाँ लेखा व्यवस्था भी एकीकृत है, एक ही है। ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग लेखा व्यवस्था और संघ का अलग लेखा व्यवस्था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में है वैसा, हमारे इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एक ही महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, संघ और राज्य दोनों के लिए लेखा का परीक्षण कौन करते हैं, वही करते हैं। तो देखो अमेरिका और भारत, जब हम दोनों की संघीय व्यवस्था को देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आपातकाल के समय या फिर राज्य खुद भी रिक्वेस्ट करे तो संघ क्या करेगी, राज्य सूची में राज्य को जो विषय दिए गए हैं उस पर क्या करती है, तो केंद्र हमारे यहाँ विधि बनाने का अधिकार रखती है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में एक चीज़ है कि जो संघ है वो ना ही राज्य के भूभाग को चेंज कर सकती है, ना ही राज्य का नाम बदल सकती है। तो संघ का राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ संघ का राज्य के विषय सूची में हस्तक्षेप है। तो हमारे यहाँ संघ क्या है, शक्तिशाली है। तो ये हो गया डिफरेंसेस अमेरिका और भारत के संघीय व्यवस्था में। और भारत का जो शक्ति विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, वो हम कल पढ़ेंगे केंद्र राज्य के संबंध के टॉपिक पे। तो कल पढ़ेंगे हम ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बांटा गया है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तीनों सूची के बारे में पढ़ेंगे। और भौगोलिक आधार पर भी किस प्रकार शक्तियों को बांटा गया है वो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा।